हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, यानी कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग कैसे करते हैं। देखिए अभी मिक्सचर को बनाया कैसे जाता है वो तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, कौन कौन से? एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब क्या? जिसमें जो सब्सटेंस रहते हैं वो सेम फेज में रहते हैं। और हेट्रोजीनियस मतलब क्या? जिसमें जो सब्सटेंस रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फेज में रहते हैं, यानी कि हम लोग ऐसा देखकर बता सकते हैं कि ये इसमें मिलाया गया, इसमें ये मिलाया गया। लेकिन होमोजीनियस में क्या मिलाया गया है वो आप लोग को पता नहीं चलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैंने शुगर प्लस वाटर उसको मिक्स किया तो ये क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा ना, ये शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। सो ये कौन सा है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर मैंने सैंड प्लस वाटर ले लिया, मिट्टी, ठीक है, तो यहां पर भी एक मिक्सचर बनेगा। अब ये कौन सा मिक्सचर बनेगा? ये होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। और ये वाला कौन सा? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। अभी देखिए, अभी अगर शुगर प्लस वाटर में अगर मेरे को ये फिक्स करना है कि शुगर है कि वाटर है तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैंने शुगर के जगह पर उसमें सॉल्ट मिला दिया होता, नमक मिला दिया होता तो भी मेरे को वो सेम ही लगता। लेकिन तो मेरे को इसमें पता नहीं चलेगा कि मैंने उसमें क्या क्या मिला है। और जो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा उसमें मेरे को ऐसा साफ साफ दिखेगा, हाँ मैंने पानी में मिट्टी मिलाया है, मैंने पानी में लकड़ी मिलाया है। तो इसलिए हम लोग इसको आराम से अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के टोटल तीन चार मेथड आप लोग को पढ़ने हैं, तीन चार टेक्निक पढ़ना है। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक ही टेक्निक पढ़ेंगे जो कि है इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन से भी पहले हम लोग उसको फिजिकली कैसा अलग कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने मिक्सचर बनाया है क्या? कभी मिक्सचर बनाया है? तो देखो, आप नॉर्मली हम लोग कौन कौन से मिक्सचर बनाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने चाय सुना होगा। चाय क्या है? मिक्सचर है कि नहीं है? बताओ, चाय मिक्सचर है कि नहीं है? चाय मिक्सचर है ना। अरे देखो, चाय में क्या क्या मिलाते हैं, तो चाय में क्या क्या मिलाते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है चाय, ठीक है। उसमें क्या क्या रहता है? उसमें रहता है चाय पत्ती, ठीक है, फिर उसके बाद अदरक, फिर उसके बाद दूध रहता है, फिर पानी रहता है, और कुछ भी रहता है क्या? और शक्कर भी तो रहता है, ये रहता है कि नहीं? हाँ ये रहता है। चाय में चाय पत्ती, अदरक, दूध, पानी, शक्कर, ये सब चीजें रहती हैं। अब जब मैंने इन सबको मिलाकर हीट कर दिया तो चाय बन जाएगी ना। हाँ बन जाएगी। अब जब मैंने इन सबको मिलाकर देखा तो आप लोग को ऐसा लगेगा ना कि चाय पत्ती अलग है, अदरक अलग है, दूध बाद में तो मिक्स हो जाता है लेकिन पहले तो अलग अलग ही दिखता है, फिर शक्कर भी मिक्स हो जाती है। लेकिन आप लोग ये देखकर बता सकते हो ना कि कौन कौन सा कंपोनेंट उसमें मिलाया गया है। तो इसीलिए ये वाली जो चाय है ये कौन सी है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कौन सी है? हेट्रोजीनियस, ठीक है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और आप लोगों ने देखा होगा, अब जैसे हम लोग चाय बना रहे हैं, चाय पत्ती अदरक, चाय बन गई है। अभी चाय बनाने के बाद क्या जैसे ही वो बनी वैसे ही तुरंत उसको पी जाते हैं क्या? नहीं, उसके बीच में हम लोग एक प्रोसेस करते हैं। कौन से प्रोसेस करते हैं? उसको हम लोग छन्नी से छानते हैं ना। अरे छन्नी से छानते हैं ना, वो ऐसा जो रहता है, ऐसा 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 उसका शेप कुछ ऐसा ही रहता है। इधर ऐसा डॉट 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 रहता है, ऐसा ऐसा रहता है ना। तो इसमें हम लोग चाय ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे शेक करते हैं। फिर उसके बाद चाय पत्ती इधर रह जाती है, अदरक इधर रह जाती है, और जो अपना दूध, पानी, शक्कर वो नीचे आ जाता है। दूध, पानी और शक्कर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल एक फिल्ट्रेशन टेक्निक किया। इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने अभी किया है इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक फिल्ट्रेशन टेक्निक की है। ये हम लोग बहुत सारी जगह यूज करते हैं। ये वाली जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है ये हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? अच्छा एक बात और, ये एक मिक्सचर था ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, ये वाला हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। अब जब मैंने ऐसे छान दिया तब ये मिक्सचर ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा अपना चाय पत्ती और अदरक ना, चाय पत्ती और अदरक। और यहाँ पर इस बीकर में मान लो हम लोग वो चाय जमा कर रहे थे, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा शक्कर, मिल्क और वाटर।
हाँ, तो हम लोग ऐसा ऐसा अलग अलग कर रहे थे। अब देखो, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, अब यहाँ पर आकर ये कौन सा मिक्सचर हो गया है बताओ? यहाँ पर आकर ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया ना, क्योंकि हम लोग को सब सेम सेम दिखेगा, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा उसमें दूध है कि पानी है कि क्या है। ठीक है, हम लोग ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते उसको फिजिकली। अब देखो, इसको हम लोग चाहते तो इसको हम लोग ये करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये छन्नी से करने की जरूरत नहीं थी, इसको हम लोग ऐसा हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं ना, लेकिन हैंड पिकिंग कौन उतना करने जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ये वाला टेक्निक यूज किया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, सिंपल फिल्ट्रेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, सिंपल फिल्ट्रेशन और कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो एक तो चाय जब हम लोग बनाते हैं तब यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, तो आप लोगों ने वो आटा छानते हैं देखा रहेगा ना, तो उसमें भी वो क्यों करते हैं, ताकि उसमें अगर कुछ कंकड़ पत्थर हो तो वो भी निकल जाए। ठीक है, उसलिए करते हैं। और कहाँ, अब हम लोग जब नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी किसी किसी को ऐसे पसंद नहीं होता कि ऐसे घोल दिया और लो पी लो, ऐसे किसी को पसंद नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छान कर देते हैं, ताकि वो थोड़ा ऐसा कैसा सेलिब्रिटी टाइप लगता है ना, सो उसको छान कर पीते हैं। सो उसमें भी हम लोग ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये नॉर्मल टेक्निक, ये तो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आए, चाय बनाए, छान लिया, वाह, हम लोगों ने फिल्ट्रेशन केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल कर लिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल, यही सब करना रहता है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब देखिए, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में पहले ये मिक्सचर था, ये पूरे मैंने ऐसे मिला जुला कर रखे हुए थे। अब इस टेक्निक से, ये जो टेक्निक मैंने यहाँ यूज़ की, इस टेक्निक से मैंने ये जो कंपोनेंट है उसको अलग अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? ये जो कंपोनेंट है उसको अलग अलग कर दिया ना। अरे देखो, चाय पत्ती और अदरक अलग हो गया, शक्कर, मिल्क, वाटर अलग अलग हो गया। ठीक है, सो मैंने उसका कंपोनेंट अलग अलग कर दिया। अभी क्या, मिल्क और वाटर में, वाटर को भी अलग अलग किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, देखेंगे अभी कुछ देर में ही देखने वाले। सो आई होप आपको ये चाय पत्ती, अदरक, दूध, पानी, शक्कर, इसको अलग अलग हम लोगों ने सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको अलग अलग कर दिया है। यही एक टेक्निक है जो कि क्या है, जो कि सिंपल फिल्ट्रेशन। अभी इसी चैप्टर में हम लोग इवेपोरेशन टेक्निक पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। सो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, यहाँ पर मैंने हमारे कुछ स्वीट डिशेस के नाम लिखे हैं जो कि आप लोग को पढ़कर मजा आएगा। देखो, ये क्या है, ये फ्रूट कस्टर्ड एक डिश होता है, स्वीट डिश होता है। हाँ, और खीर ये तो जानते ही हो, केक रोज खाते हैं, रोज तो नहीं लेकिन बर्थडे पर तो खाते ही हैं। ठीक है, सो देखो, ये तीनों में आप लोग मुझे बताओ कि इन तीनों में एक चीज जो है वो कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन है? सो आप लोग बोलोगे कि स्वीट डिश है, यानी कि शुगर कॉमन होगा। हाँ बिल्कुल, आप लोग करेक्ट जा रहे हो, बिल्कुल शुगर कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज कॉमन हो सकती है ना। तो इन लोगों में और क्या कॉमन है? इन तीनों में एक और चीज कॉमन है, वो क्या है? वो है मिल्क। तीनों में मिल्क है, केक में भी होता है, खीर में भी होता है, फ्रूट कस्टर्ड में भी होता है। एक और चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं, वो मावे की बर्फी होती है ना, उसको भी लिख लो, मावे की बर्फी। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग बता देना मेरे को, ठीक है। सो ये हो गया मावे की बर्फी। एक मिनट, हाँ मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, मावे की बर्फी। अरे कैसा वो लग रहा है ना, रुको 2 मिनट रुको ज़रा। हाँ अभी सही है, कहाँ सही है? मावे की बर्फी, ठीक है। सो मावे की बर्फी, अब मावे की बर्फी, इन चारों में क्या कॉमन है? इन चारों में मिल्क कॉमन है, मिल्क होता है ना। अच्छा, तो मेरे को समझ ये नहीं आ रहा कि हम लोग देखते हैं, अब देखो मुझे बताओ ये कौन से स्टेट में होता है? ये जो केक है ये सॉलिड होता है कि गैस होता है कि लिक्विड होता है? सो वो सॉलिड ही होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। मावे की बर्फी भी सॉलिड, फ्रूट कस्टर्ड भी सॉलिड, थोड़ा सा लिक्विड भी रहता है, और खीर तो लिक्विड ही रहता है। तो मिल्क हमारा कैसा रहता है? मिल्क हमारा लिक्विड रहता है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मिल्क लिक्विड रहता है और ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, तो मिल्क लिक्विड होकर इन तीनों में मिल्क रहता है ना, इन तीनों में मिल्क रहता है, तो मिल्क इन तीनों में है और ये तीनों तो सॉलिड रहते हैं। अभी हम लोग ऐसा देखकर बता सकते हैं क्या कि उसमें मिल्क है या नहीं है? नहीं। अगर मैंने केक बनाया है तो उसमें केक में अगर मैं मिल्क मिला भी दूंगा तो भी आप लोग को ऐसा पता नहीं चलेगा, ऐसे देखकर पता नहीं चलेगा कि हाँ मैंने इसमें मिल्क मिलाया है कि नहीं मिलाया है, लेकिन मैंने उसमें मिल्क मिलाया रहता है। तो मिल्क तो अपना लिक्विड रहता है, लेकिन केक हम लोग को सॉलिड दिखता है। तो मिल्क गया कहाँ? क्या मिल्क उड़ गया क्या? नहीं, मिल्क उड़ा नहीं है। मिल्क का हम लोगों ने क्या किया है? मिल्क का हम लोगों ने सॉलिडिफिकेशन किया है। सॉलिडिफिकेशन किया है यानी कि हम लोगों ने मिल्क को सॉलिड बना दिया है, मिल्क को सॉलिड बना दिया। मिल्क को सॉलिड कैसे बनाते हैं? सो देखो, मिल्क को सॉलिड कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। अभी ऐसा नहीं कि मिल्क लिए हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया वो सॉलिड बन जाएगा।
हाँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्वीट डिशेस बना रहे हैं, स्वीट डिश में उसका क्या काम है। तो देखो हम लोग केक लिए, मावे की बर्फी, फ्रूट कस्टर्ड, ये सारे चीज़ लिए, इनमें हम लोगों ने मिल्क मिला दिया जो कि लिक्विड था, और लिक्विड था तो अगर हम लोग उसको मिलाते रहते तो भी वो उसमें कुछ ऐसे जमता नहीं, लेकिन हम लोगों ने मिल्क को क्या किया, मिल्क को सॉलिड करके उन सब में डाल दिया। सो इससे क्या हुआ, इससे हम लोग को पता नहीं चलेगा कि वो मिल्क है, तो अभी सॉलिड करके उसमें डाल दिया है। सो कैसे डाला, मेरे को वो जानना है कि सॉलिड बनाकर कैसे किया है। सो देखो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोगों ने एक बीकर लिया, मान लो आप लोग कंटेनर भी ले सकते हो, टोप भी ले सकते हो, कढ़ाई भी ले सकते हो, जो चाहो वो ले लो। इसको हम लोगों ने हीट करना शुरू किया, इसको हम लोगों ने हीट करना शुरू किया। अब यहाँ पर अंदर क्या है, यहाँ पर अंदर है मिल्क, यहाँ पर अंदर क्या है, यहाँ पर है मिल्क। अब मुझे बताओ इसके अंदर मिल्क है, मैं उसको हीट किए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बहुत धीरे धीरे हीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100 डिग्री के पास चला गया, 100 डिग्री सेल्सियस के, ये बहुत धीरे धीरे हीट हो रहा है, धीरे धीरे आराम आराम से चल रहे हैं, ठीक है। अब खीर बनाते हैं तो ऐसा थोड़ी एक साथ ही पूरा वो घुमा देते हैं जिससे सारे एक साथ तो खीर 1-2 मिनट में बन जाएगी, ऐसा नहीं ना, वो धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे दूध गर्म होता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दूध गर्म हो रहा है, इस दूध में पानी है, हाँ पानी रहता है ना, इस दूध में पानी भी रहता है। सो अब इस दूध में पानी रहता है, अब देखिए अब मेरे को क्या करना है, इसमें मिल्क है और मिल्क के साथ थोड़ा बहुत पानी तो रहता ही है। सो इसमें मिल्क क्या है, मिल्क है, और मिल्क के साथ क्या है, मिल्क के साथ वाटर है। अभी इस मिल्क और वाटर में से मैं अगर क्या वाटर को अलग कर दूं तो ये जो मिल्क है ये मेरे को कुछ कुछ सॉलिड के टाइप का मिल जाएगा, कुछ कुछ सॉलिड की तरह मिल जाएगा ना। अगर इस मिल्क प्लस वाटर में से मैं वाटर को अलग कर दूं तो वाटर को अलग कैसे कर सकते हैं, तो देखो वाटर को हम लोग क्या करेंगे, वाटर को हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे हीट करना शुरू करेंगे। अब धीरे धीरे हीट करने से वाटर क्या हो जाएगा, वाटर इवोपोरेट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। देखो बॉयल की बात नहीं की है, बॉयल की बात नहीं, क्योंकि हम लोग बॉयल नहीं करेंगे, उसको इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट मतलब कि धीरे धीरे हम लोग उसको हीट देंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। हम लोग को पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का। सो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मतलब कि जब वो 100 डिग्री पर उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा ना, तब जो वाटर है ना वो इवेपोरेट मतलब भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको इतना तेज हीट किया मिल्क और वाटर को, तो मिल्क के जो कुछ कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे ना वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे हीट करेंगे। धीरे धीरे हीट करने से क्या होगा, वाटर का इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा, वाटर के स्टीम बनेंगे, वाटर के स्टीम बनेंगे, और वाटर जो है इन सब से बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद जो हम लोग को यहाँ पर बच जाएगा वो मिल्क बचेगा, और वो कुछ कुछ सॉलिड की तरह बनेगा। अब देखिए ये प्रोसेस बहुत लंबी होती है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने मिल्क लिया, वाटर लिया, उसको हीट करना शुरू किया, वो इवेपोरेट हो जाएगा और हम लोग को इधर मावे की बर्फी खाने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, उसमें शुगर भी मिलेंगे, ठीक है। सो मिल्क और वाटर लिया, अब वाटर को अलग करेंगे, कर लिया ना, कैसे, देखो हम लोग उसको धीरे धीरे हीट करना शुरू करेंगे तो वाटर जो रहेगा वो धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसको ज़्यादा ही हीट कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे, तो मिल्क के ये वाटर के साथ दूध भी चला जाएगा तो हम लोग को खीर खाने को नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको धीरे धीरे हीट करेंगे। धीरे धीरे हीट करने से वाटर अलग हो जाएगा, मिल्क बन जाएगा, जो कि कुछ कुछ सॉलिड की तरह रहेगा, फिर उनको इन सब में यूज़ कर लेंगे। बोलिए समझ में आया, बोलिए समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग ये कैसे कर रहे हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने टोटल पूरा अपना जो इवेपोरेशन टेक्निक होता है उसके बारे में लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, इवेपोरेशन इज अ टेक्निक ऑन अ एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर्स। अब देखिए हम लोग इससे पहले इवेपोरेशन टेक्निक का एक एग्जांपल देख चुके हैं, कौन सा, हम लोग ने दूध लिया, वाटर लिया और उसमें से हीट कर रहे हैं ताकि वाटर अलग हो जाए, ठीक है, ताकि वाटर अलग हो जाए। अब वाटर अलग कैसे हो रहा है, अपने वेपर्स बन के अलग हो रहा है ना, वाटर वेपर्स बन रहे हैं इसलिए वो अलग हो रहा है, अगर वेपर्स नहीं बनते तो वो अलग ही नहीं होता। तो इवेपोरेशन एक टेक्निक है, कैसी टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, एक ऐसे टेक्निक है जिसमें जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग उसके वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग उसके वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड वाला पढ़िए, वोलाटाइल सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस दैट वेपराइजेस इनटू इट्स वेपर्स। वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है, जिसका वेपर्स बन जाता है,
वोलेटाइल सब्सटेंस जिसका वेपर बन जाता है, और एक होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जिसका वेपर नहीं बनता है। उसको आप लोग लिख लो, इसको लिख लो, क्या लिख लो, जिसका वेपर बन जाता है। अब मुझे बताओ, इससे पहले जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, इससे पहले जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 2000 वाटर का, उसमें किसका वेपर बन गया था, वाटर का ना। तो वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया वोलेटाइल सब्सटेंस। वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया वोलेटाइल सब्सटेंस। और किसका वेपर नहीं बना था, मिल्क का। तो मिल्क क्या हो गया, मिल्क हो गया नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जो वेपर बनकर ऐसे उड़ जाता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल, और जो वेपर बनकर नहीं उड़ पाता है उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। फोर्थ वाला पढ़ो, दिस हैपेंस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग को हीट तो करना है, लेकिन उसको इतना हीट मत करो कि वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। अगर वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो मिल्क में जो अपने कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वो सब भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग को ऐसा बचपन में सिखाया जाता है कि हरी सब्जियों को, दूध को ऐसा ज़्यादा तेज गर्म नहीं करते, ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं करते, ज़्यादा एकदम पूरा एक साथ ज़्यादा हीट नहीं देते, धीरे धीरे गर्म करते। एक साथ ज़्यादा हीट देने से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उनके अंदर के जो विटामिन रहेंगे वो सारे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। तो दिस हैपेंस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। सो हम लोग को जब भी इसको हीट करना है 100 डिग्री से लेस ही होना चाहिए, ठीक है, 100 डिग्री से लेस ही होना चाहिए। फोर्थ वाला पढ़ो, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड वेयर वोलेटाइल सब्सटेंस इज नॉट यूजफुल। वोलेटाइल सब्सटेंस इज नॉट यूजफुल। वाटर यूजफुल है क्या, वाटर यूजफुल है, अरे मिल्क में और वाटर में वाटर यूजफुल है। अगर वाटर यूजफुल होता तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग उसको अलग अलग नहीं करते, वाटर नहीं यूजफुल है इसीलिए हम लोग उसको उड़ा दे रहे हैं। अगर वाटर यूजफुल होता तो उड़ाते क्यों, बताओ उड़ाते क्यों नहीं उड़ाते ना। सो इसीलिए हम लोग ये मेथड कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग को वोलेटाइल सब्सटेंस यूजफुल नहीं होता है। अच्छा, इस मेथड का एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है कि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने खीर बनानी है, दूध लिया, पानी लिया, चावल डाला, हीट कर दिया, शक्कर भी डाला, हीट कर दिया, तुरंत 2 मिनट में खीर बन गई। 2 मिनट में मैगी बन सकती है, लेकिन 2 मिनट में खीर नहीं बन सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग उसको एक साथ ज़्यादा ही हीट कर देंगे ना, तो उसके जो खीर तो बनेगी नहीं बनेगी, कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। सो इसलिए हम लोग को उसके जो एक्चुअल कंपोनेंट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए उसको धीरे धीरे हीट करना है। कैसे करना है, धीरे धीरे हीट करना है। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मावे की बर्फी बनाने के लिए, कोई भी मिल्क वाली बर्फी बनाने के लिए हम लोग मिल्क को गर्म करते हैं, तो मिल्क को गर्म एक साथ बहुत ज़्यादा हीट से नहीं करते हैं, धीरे धीरे हीट से करते हैं। उसको ऐसा हम लोग मिलाते रहते हैं, ऐसा घुमाते रहते हैं ना, उसमें अपना चम्मच डाल के ऐसा हाथ घुमाते रहते हैं। सो वो सब करते रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला इवेपोरेशन टेक्निक कैसे होता है वो समझा होगा। इवेपोरेशन टेक्निक का सिर्फ यही यूज हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कहाँ हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी सोचा था कि जिस पेन से अभी आप लोग ये सब जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर रहे हो, उस पेन में जो इंक है ब्लू होगी, ब्लैक होगी, तो उस ब्लू और ब्लैक इंक को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं वाटर से। अब देखो, वो उसमें वाटर भी कुछ तो रहता है ना, अरे कुछ वाटर रहता है इसलिए तो वो लिक्विड रहता है, नहीं तो इससे पहले सॉलिड रहता था, ठीक है। सो उसमें वाटर रहता है। अब उसमें से अगर हम लोग वाटर कर देंगे तो हम लोग को ब्लू और ब्लैक इंक मिल जाएगा। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। हम लोग कैसे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बर्नर लेंगे, एक स्टैंड लेंगे, उसके ऊपर एक बीकर रखेंगे और उसमें पानी भरेंगे, वाटर। फिर उस बीकर के ऊपर एक वॉच ग्लास रखेंगे। वॉच ग्लास क्या होता है, प्लेट जैसा होता है, कांच का, ठीक है, प्लेट जैसा, जैसे हम लोग की नॉर्मल प्लेट होती है ना, वैसे ही होता है वॉच ग्लास, बस कांच का रहता है, ऐसा ट्रांसपेरेंट रहता है, आर पार देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया, उसके अंदर हम लोगों ने इंक लिया, जो पेन में जो इंक रहती है वो इंक वहाँ पर लिया। ब्लू ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो। अब क्या करेंगे, वाटर को हम लोग को हाफ फिल करना है, उसके बाद हीट करना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, वाटर के यहाँ पर स्टीम्स बनेंगे और स्टीम्स यहाँ पर इस वॉच ग्लास से जाकर टकराएंगे, फिर यहाँ पर वॉच ग्लास से जाकर टकराएंगे, तो ये गर्म होगा और ये गर्म होने से
ये गर्म होने से क्या होगा, स्टीम यहाँ पर जाएंगे, तो स्टीम वाली जो हीट एनर्जी है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। फिर ये जो वॉच ग्लास है वो हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाएगा और इस इंक में से जो वाटर रहेगा वो बाहर निकल जाएगा और हम लोग को सिर्फ सॉलिड इंक मिल जाएगा। समझे? कुछ मिल जाएगा सॉलिड, ठीक है, मिल जाएगा हम लोग को, इंक मिल जाएगा। अब वो ब्लू इंक भी मिल सकता है, ब्लैक इंक भी मिल सकता है, जैसा हम लोग यहाँ पर डालेंगे। सिंपल सा हम लोगों ने इंक लिया है। सो आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा कि ये टेक्निक हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। समझा ना? अच्छा, ये आई होप आप ये समझा होगा कि हम लोगों ने वाटर लिया, उसको गर्म करना शुरू किया, उसके ऊपर वॉच ग्लास रखा, उसके अंदर इंक डाला, फिर गर्म करना शुरू करेंगे, वाटर के स्टीम बनेंगे, यहाँ से इस वॉच ग्लास से जाकर टकराएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो हीट एनर्जी वाटर के पास यहाँ पर थी वो यहाँ पर जाकर ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पर ट्रांसफ़र होने से इस इंक के अंदर जो वाटर के कंपोनेंट रहेंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे और हम लोग को सिर्फ इंक मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग को यही सब करना था तो इस बीकर उकर को हटाओ, डायरेक्टली वॉच ग्लास से इधर रख दो, ये भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। देखो ना, एक तो हम लोग ऐसे गर्म कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट इसको बर्नर से गर्म करेंगे। सो क्या होगा, सो उसमें जो डिकम्पोज हो सकता है, इंक के जो कुछ कंपोनेंट है वो डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसा पूरा मिलेगा नहीं वो। आप आई होप आप लोग को ये इवेपोरेशन समझा होगा। इसका जो यूज़ है एक और जगह किया जाता है। देखो जो सॉल्ट रहता है, सॉल्ट उसको भी हम लोग सी से कैसे लेते हैं। देखो पानी रहता है, समुद्र में पानी रहता है ना, नमक वाला पानी रहता है। अब जैसे ही वो बाढ़ आती है, बाढ़ तो नहीं आती, छोटी मोटी लहरें आती रहती हैं, फिर वो जैसे ही इस साइड आती हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक पत्थर से, ठीक है, एक वो स्ट्रक्चर बना कर रखते हैं। फिर इसके अंदर पानी आएगा, जमा हो जाएगा, वाटर इसके अंदर जमा हो जाएगा, फिर उसके बाद सन की वजह से इस वाटर का इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। और वाटर तो अब देखो इस सी वाटर में क्या क्या रहता है, सी वाटर में सॉल्ट रहता है और क्या रहता है, और वाटर रहता है। सॉल्ट रहता है और वाटर रहता है, सी वाटर में सॉल्ट रहता है, वाटर रहता है। अब जब हम लोग इसको जमा करके उसका सन की वजह से उसका इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा तो वाटर तो वोलेटाइल है तो वो तो उड़ जाएगा, लेकिन सॉल्ट वहीं पर बच जाएगा। ऐसे हम लोग को सॉल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर भी इस टेक्निक का यूज़ होता है। आई होप आपको ये इवेपोरेशन जो टेक्निक है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक ज्वाइन होने के लिए। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।